हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जीएस का। तो ये प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड जिसे उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया गया था। किसने किया घोषित किया था। तो यूएन ने, यूनेस्को ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूएसए ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। हिमालय, नारो हिल्स, सुंडालैंड या पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, नारो हिल्स जो है विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देख लेते हैं थोड़ा। कि जो चार जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जो हिमालय है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदर लैंड है। इसलिए नारो जो हिल्स है भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यों होगा कि महासागर सबसे स्थिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, यह अपनी प्राकृतिक जैसे खारा, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण स्थित है। एक पर्यावरण को स्थिर माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम द्वारा या ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच संबंधों का वर्णन करते हैं और ऊर्जा किस प्रकार पदार्थों को प्रभावित करती है। और ऊष्मीय गतिकी का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की कुल मात्रा समान होती है। और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में है। यह बताता है कि जैसे ही ऊर्जा स्थानांतरित या रूपांतरित होती है, अधिक से अधिक भाग उसका बर्बाद हो जाता है। और दूसरा नियम यह भी कहा गया है कि किसी भी विलगित तंत्र की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अधिक अव्यवस्थित स्थिति में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोक्लास्ट में से किससे संबंधित है। तो हड्डी का निर्माण, बेसल लैमिना श्रावण, हड्डी टूटना, मांसपेशियों का पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो देखिए, ऑस्टियो में होता है हड्डी या बोन्स, क्लास्ट में होता है ब्लास्ट मतलब टूट जाना। तो हड्डी का टूटना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है। ऑस्टियोलॉजी एक किस्म की अस्थि कोशिकाएं होती हैं जिनका काम हड्डी के ऊतकों को विघटित करना होता है। यह प्रक्रिया कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स में हड्डियों की सतत मरम्मत और रखरखाव तथा उनके पुनर्मॉडलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। मृदा से है, वायु से है, ध्वनि से है या जल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि से होता है। ठीक है, जो
ग्रीन मफलर पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे शोर अवशोषक के रूप में काम करने के लिए उगाया और बनाए रखा जाता है। यह प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और चलने वाले वाहनों द्वारा उत्पन्न निलंबित कण पदार्थ या धूल के निपटान का कारण भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है? बी होगा। देखिए आगे, जो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि भारत में जो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। अनुच्छेद 214 में यह भी कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा कितनी? 62 वर्ष है। मतलब ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो आया था, शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने और उनको अधिक कार्य एवं निधियों द्वारा हस्तांतरण करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। परिणाम स्वरूप एक त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को आर्थिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड मैकाले थे या लॉर्ड रिपन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और ये भी माना जाता है कि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था और उनकी स्थानीय स्वशासन योजना ने उन नगर संस्थाओं को स्थापित किया जो ब्रिटिश क्राउन के भारत पर कब्जे के बाद में देश में बढ़ी थी। ठीक है, और उन्होंने कई अधिनियमों को पेश किया जिसमें स्थानीय स्वशासन की बड़ी शक्तियों को ग्रामीण और शहरी निकायों तक बढ़ाया गया और ऐच्छिक लोगों को कुछ व्यापार का अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है यह नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका निर्णय जो राज्य में कौन करेगा? तो देखिए, केंद्र में तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो राज्य में कौन करते हैं आप लोग बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे भी देख लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो पीठासीन अधिकारी होता है और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किसका? अध्यक्ष का निर्णय। और राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और प्रेषित धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख को 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 322 होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा कि अनुच्छेद जो 322 जो भारत का संविधान 1950 में आया था और संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च जिसमें आयोगों के सदस्यों या कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर या जैसे भी मामला हो लगाया जाएगा, या राज्य की संचित निधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है,
और देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो, डॉक्टर सी रंगराजन, या डॉक्टर विजय केलकर, या वाई वी रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सी रंगराजन थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि भारत के जो 12वें वित्त आयोग को संघ और राज्यों के बीच साझा करों की शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें करने के लिए 1 नवंबर 2002 को नियुक्त किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष भारत के अनुभवी अर्थशास्त्री सी रंगराजन थे। आयोग ने 30 नवंबर 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2005-10 की अवधि को कवर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि 2013 खाद्य सुरक्षा की दृष्टि में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। यह अधिनियम कानूनी तौर पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% जो है शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। तो किसमें है इनका कार्य? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य का निर्दिष्ट कार्य पूछ रहा है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 में, या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 15 में, या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 धारा 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 धारा 10 में किया गया है। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है। इसकी स्थापना 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत 1992 में की गई थी। ठीक है। और इस निकाय की स्थापना महिला के एक संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी। और पहला आयोग जो 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और आगे क्या है? IS आलोक रावत राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के पहले पुरुष सदस्य थे। और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के कार्यों को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। अतः विकल्प 3 जो है सही है उसका। आगे देखते हैं। और देखिए कि NCW भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन के बारे में चर्चा की गई है। और धारा 12 में लेखा एवं लेखा परीक्षा का मतलब उल्लेख किया गया है। आगे क्या बताया गया है कि धारा 15 आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे, ये बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं आता है। समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन से संबंधित अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और देखिए भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है। ठीक है। जो जीवन का अधिकार नहीं है उसमें है।
नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी 3 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य, तो तीन अन्य मतलब अतिरिक्त पूछ रहा, तो यही 3 होंगे, और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो कितने वर्ष तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्ष तक कर सकते हैं। तो देखिए, यानी किसी भी सीएजी का प्रमुख कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में जो भी पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नई दिल्ली में। तो देख लीजिए आगे कि एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की अदालतों से लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों पर तेजी से निपटान करना है। अतः एनजीटी जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता पर एक समिति का गठन किया है। तो प्रोफेसर सुखदेव थेराट थे, या प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव थे, या प्रोफेसर एम जगदीश कुमार थे, या प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं कि प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग संघ समिति जो जुलाई 2000 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की थी। समिति की अध्यक्षता अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर वाई के अलग ने की थी, यानी प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग समिति ने किया था। और जो समिति का उद्देश्य जो आईएएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं जैसी उच्च सिविल सेवाओं के लिए चयन जो प्रक्रिया की समीक्षा करना था। ठीक है, और समिति ने 2 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया, सिविल सेवा परीक्षण प्रक्रिया में बदलाव सहित कई परिवर्तनों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, और यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी के जो वर्तमान यानी 2022 में मनोज सोनी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, और जो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर थे। कौन थे? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर थे, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।